पेश है द लखनऊ पोस्ट से समाचार वॉइस। वैज्ञानिकों ने पूर्वोत्तर भारत के लिए 90 साल पुराने रेनफॉल रिकॉर्ड्स का पुनर्निर्माण किया। इसके लिए उन्होंने मुख्य रूप से 19वीं शताब्दी के अंत में हाथ से लिखे चाय बागानों के रिकॉर्ड्स का उपयोग किया। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस डेटा सेट से पूर्वोत्तर भारत के लिए एक नई आधार रेखा तैयार करने की उम्मीद है। उनका मानना है कि अब शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं को अत्यधिक वर्षा के कारण होने वाले प्रभावों और जोखिमों का पता करने और उनका विश्लेषण करने का अवसर मिलेगा, जो कि पहले संभव नहीं था। वे पिछली शताब्दी में पूर्वोत्तर भारत में अत्यधिक वर्षा की आवृत्ति और तीव्रता में हुई वृद्धि के बारे में बताते हैं, जबकि औसत वर्षा में हुई कमी को रेखांकित करते हैं। भारत के पास महत्वाकांक्षी रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स हैं और इसे प्राप्त करने के लिए देश बड़े पैमाने पर विंड और सोलर परियोजनाओं पर निर्भर है। हालांकि स्मॉल विंड टरबाइन और स्मॉल विंड सोलर हाइब्रिड्स में ग्रिड कनेक्टेड और ऑफ ग्रिड सिस्टम के माध्यम से ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता है। रूफटॉप सोलर की तुलना में स्मॉल विंड सोलर हाइब्रिड सिस्टम की उच्च लागत हाइब्रिड सिस्टम के विकास के लिए एक मुख्य बाधा है। हालांकि एक मार्केट रिसर्च फर्म की रिपोर्ट का अनुमान है कि 2027 तक स्मॉल विंड टरबाइन का वैश्विक बाजार लगभग 309 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक होगा। भारतीय ऊर्जा विशेषज्ञों की रिपोर्ट 2032 तक 100 मेगावाट स्मॉल विंड टरबाइन का लक्ष्य बताती है और वे स्मॉल विंड टरबाइन परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए माइक्रो फाइनेंसिंग की सलाह देते हैं। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात 50 और 60 से ज़्यादा है। इसका मतलब यह है कि छात्रों के लिए पर्याप्त शिक्षक नहीं है। सरकारी स्कूलों में तो स्थिति और भी खराब है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक का अनुपात 30 और 1 का और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 35 और 1 का होना चाहिए। हालांकि बिहार में प्राथमिक स्कूलों में 60 छात्रों और सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में 70 छात्रों पर सिर्फ एक शिक्षक उपलब्ध हैं। 5 अक्टूबर 2020 को केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन और 3 अन्य को हाथरस सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले की रिपोर्टिंग के लिए जाते समय गिरफ्तार किया गया था। यूपी पुलिस का आरोप है कि ये लोग कानून व्यवस्था खराब करने के लिए हाथरस जा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने सिद्दीक कप्पन को जमानत दे दी है। वह 1.5 साल से भी अधिक समय से जेल में बंद थे। सुप्रीम कोर्ट के नवीनतम नोटिस के जवाब में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसी सितंबर माह में उनकी जमानत का विरोध करते हुए आरोप लगाया था कि उनके पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के साथ गहरे संबंध हैं, जो एक प्रतिबंधित संगठन नहीं है। पत्रकार के एक साजिश के तहत हाथरस जाने के उत्तर प्रदेश सरकार के दावों को लेकर कई सवाल पूछने के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित ने अपने अंतिम फैसले में यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट कप्पन को जमानत देगा। उन्होंने यह भी कहा कि हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। वह यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पीड़ित को न्याय की जरूरत है। क्या यह कानून की नज़र में अपराध है? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी एनएमसी ने यूक्रेन के अकादमिक गतिशीलता कार्यक्रम यानी एकेडमिक मोबिलिटी प्रोग्राम को मान्यता देने पर सहमति जताते हुए कहा है कि वहां से वापस लौटे भारतीय मेडिकल छात्र अब दूसरे देशों के विश्वविद्यालयों में दाखिला लेकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेंगे। हालांकि उन्हें डिग्री यूक्रेन के मूल विश्वविद्यालय द्वारा ही दी जाएगी। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग कानून के अनुसार विदेशी मेडिकल कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को केवल एक ही विश्वविद्यालय से डिग्री लेने की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस में यह कहा गया है कि गतिशीलता कार्यक्रम संबंधी यूक्रेन की पेशकश पर विदेश मंत्रालय के परामर्श से आयोग में विचार किया गया। यह जानकारी दी गई है कि अकादमिक गतिशीलता कार्यक्रम वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों में अन्य विश्वविद्यालयों में दाखिला लेने के लिए एक अस्थायी व्यवस्था है। नमस्कार।